जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और उसमें बहुत सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में जो हम विद्युत धारा को कवर किए थे वहाँ तक आपको बेहतर समझ में आया होगा, ऐसा हमें लगता है। तो आज हम नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो विद्युत धारा इससे पहले हम पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ करंट। तो विद्युत धारा की हम क्षमता को पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा की क्षमता क्या होती है? तो यहाँ विद्युत धारा की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ करंट। तो कैपेसिटी ऑफ करंट यानी विद्युत धारा की क्षमता क्या होती है? तो विद्युत धारा में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पास एक छोटा सा अंतर यहाँ पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश के प्रवाह को ही हम यहाँ पास प्रवाहित कराएंगे, लेकिन वहाँ पास दर नहीं था, यहाँ पास दर नाम का शब्द जुड़ जाएगा। तो इसी से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तो यहाँ हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ दर जो शब्द जुड़ गया तो वह टाइम को, समय को यहाँ पास इंगित करेगा, यहाँ पास समय को बताएगा। तो यहाँ जो दर हमने लिखा तो दर का मतलब यहाँ ये हुआ। तो विद्युत धारा की जो क्षमता होती है इसको हम आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से। तो यहाँ जो दर नाम का शब्द जुड़ गया तो दर नाम का शब्द यहाँ पास हम आई से दर्शाएंगे इसको, विद्युत धारा को, और हम प्रवाहित किसको कर रहे हैं? यहाँ आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए हमको समय यहाँ पास लगा है। तो समय को हम यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ हमको क्या लगा है? समय लगा है। अब यहाँ पास जो आवेश होता है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? तो आवेश को हम यहाँ पास दर्शाएंगे सी से दर्शाएंगे, सॉरी, आवेश को हम क्यू से दर्शाएंगे, और यहाँ पास जो समय है तो समय को हम टी से दर्शाएंगे। अब यहाँ पास जो इसकी आपको बताए थे कि यदि कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसका मान 0 होगा, और जो ख़त्म होती है तो उसका मान थोड़ा 0 से बढ़ जाएगा। तो शुरू से और लास्ट तक के बीच में अंतर आता है तो उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, और डिफरेंस को लिखने के लिए हम डी का यूज करते हैं। तो इसको हम बताएं कि क्यू डी क्यू बाय डी टी लिखें तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा रहता है तो ये अधिक एग्जैक्ट रहता है। आपको डी क्यू बाय डी टी यदि ऑप्शन में है तो इसको ज़्यादा क्लिक करना है, ज़्यादा टिक करना है, ये अधिक बेटर होता है ऑप्शन आपका अपेक्षाकृत इसके। तो यहाँ जो कूलाम बटे क्या हो गया यहाँ पास? आवेश बटे समय हो गया। तो आवेश को हम यहाँ पास लिखेंगे कि आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, जिसको हम सी से दर्शाएंगे। तो यहाँ पास कूलाम बटे क्या होता है? कूलाम बटे समय होता है। तो समय को हम सेकेंड से यहाँ दर्शाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड, समय को हम सेकेंड से दर्शाएंगे। तो यदि आप यहाँ पास आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर की आप डेफिनेशन कैसे बताएंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो विद्युत धारा की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और विद्युत धारा की क्षमता की भी यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, एम्पियर होती है। तो हम चलिए एम्पियर लिख देते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि एम्पियर की यूनिट को आप कैसे यहाँ पास डिफाइन करेंगे, तो वही चीज़ जैसे हमने बोल्ट को करा था, तो बोल्ट को जैसे हमने करा था तो यहाँ पास लिखेंगे यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब को हम क्या करते हैं, 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब को प्रवाहित करते हैं तो वह 1 एम्पियर होती है। 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब को प्रवाहित करेंगे किसी चालक तार में तो वह क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो इस तरह से हम एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो 6 × 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। यदि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर हम यदि कहीं करंट हमारी प्रवाहित हो रही है तो उस करंट में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। अब यहाँ पास हम एक पढ़े थे विद्युत विभव और एक पढ़े थे हम अभी विद्युत धारा की क्षमता। तो विद्युत धारा की क्षमता हो गई, तो यहाँ पास जो विद्युत धारा की क्षमता हो गई, ठीक है। इसमें आप नोट करके लिखेंगे कि जो यहाँ विद्युत धारा होती है, क्या होती है, विद्युत धारा और विभव, कैसा विभव, विद्युत विभव, यह दोनों अदिश राशि हैं। कैसा है, ये दोनों अदिश राशि हैं। अदिश राशि क्या है, जिसका परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा, डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, वह होती है अदिश राशि। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएंगी। इसको आप नोट करके लिख लेंगे। अब इसी प्रकार से आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। यदि बोल दिया जाए किसी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को किस वैल्यू दे दिया और उसमें क्या हो रही है, इतने कुलाम्ब है, तो कुलाम्ब की वैल्यू दे दिया, तो उसको आपको धारा निकालना होगा। तो आप उसको निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं आप उसमें कैसे निकालते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं या फिर नीचे हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार में से, यदि किसी चालक तार में से 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड से प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा एम्पियर में क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो इसमें विद्युत धारा एम्पियर में आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक जो फार्मूला होता है तो उसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो होता है जो फार्मूला है, तो Q बराबर होता है एन ई, Q बराबर एन ई बाय यहाँ पास T होगा। तो T या फिर आप सेकंड भी लिख सकते हैं। तो सेकंड यहाँ पास आप समय को सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले में आपको पुट करनी है वैल्यू को और वहाँ पास उसकी मान को निकालना है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, यहाँ 10 की पावर इलेक्ट्रॉन जो है, तो 10 की पावर कितना है, 17 है। तो 10 की पावर कितना है, 17 है, गुणे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसमें कुलाम्ब में कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो कुलाम्ब में होगी 1 × 10⁻² - 19 कुलाम्ब होता है। और यहाँ आपको सेकंड दिया है, तो सेकंड को आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो यह जाएगा तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसमें होगा कि जो 19 है -19, तो इसमें से आप 2 को निकाल लेंगे। तो इसको 2 को जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। 2 को निकाल के आपने कहाँ रख लिया, यहाँ पास अलग कर लिया, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे ये वैल्यू कट जाएगी। वैल्यू कट गई तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह हो गया आपका 100 हो जाएगा। तो 100 कहाँ, नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आप 100 को लिखेंगे तो इसको फिर आप या तो फिर ऐसे कर सकते हैं,
कि 10 का ऊपर और नीचे भाग दे देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। 10 का ऊपर और नीचे भाग दे देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। जब इस 10 को आप ऊपर लाएंगे तो इसको कुछ आप इस प्रकार से लिख देंगे -1। तो इस 10 को आप ऊपर ला लिए। अब यह -1 और यहाँ -2 मिल के क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और -3 जो पावर में होती है तो इस 10 की पावर -3 को आप मिली लिख सकते हैं। और ये जो 10 है तो इस 10 को जब यहाँ पास गुणा करेंगे तो ये 6 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यहाँ दशमलव लगा था तो ये 6 के बाद लग जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पास 10 का गुणा किया। तो अपने तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको आसानी से बन जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पास लिख लेंगे, इसको आप मिली में लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 को आप मिली में लिख सकते हैं। तो 16 दशमलव, इस वैल्यू को भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, 0.2 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पास वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने मेथड से। मैं आपको समझाया इसलिए थोड़ा देरी लग गया। ओके, इसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन को करते हैं और फिर हम दूसरी चीज़ को फिर समझते हैं। यहाँ पास जो दूसरा क्वेश्चन है तो है, यदि किसी चालक तार को विभवांतर देने पर, यदि किसी चालक तार को विभवांतर देने पर 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चूँकि वही चीज़ है। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि इसमें Q बराबर हमको क्या निकालना है, NE/S होता है। अब यहाँ पास हमको N की वैल्यू रखनी है और यहाँ E की वैल्यू रखनी है। तो N बराबर कितना है? N बराबर है 10 की पावर 20। E की वैल्यू क्या होती है? 102 कूलाम होती है। सेकंड एक ही दिया है तो सेकंड को लिखें या ना लिखें, बटे में 1 सेकंड है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो यहाँ हमारा Q का मान निकल आएगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पास हमारा क्या है, -19 है। तो इसको हम 19 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसके 10 को हम ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, यानी कॉमन। तो यहाँ पास हम इसके 10 को इस प्रकार से ले लिए। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी। इस 10 को हम यहाँ पास कर देते हैं क्या, गुणा। तो इस 10 को हम कर देंगे जब गुणा, तो यहाँ पास दशमलव लग जाएगा, ये हट के। तो 1 × 2 0। तो ये हो जाएगा हमारा 16.02। तो 16.02 हमारा निकल के आ गया यहाँ पास वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ पास ये हुआ, यहाँ वैल्यू जो है तो एम्पियर में होनी चाहिए। कैसे? एम्पियर में होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो अनुगमन वेग को हम समझते हैं। ये नीचे तक आपको वीडियो दिखता है पूरा? बिल्कुल दिखता है। तो अनुगमन वेग को हम समझेंगे अब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये हमारा रहेगा नया हेडिंग। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये डी है, इसको आप डी बनाएंगे, डी जैसे ही दिखता है ना, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग, तो इसको डी को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल डी में लिखेंगे और वी को हम लिखेंगे बड़े भी में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी डी कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लेते हैं कोई एक चालक तार, तो इस चालक तार को हम ले लिए और ये चालक तार जो होता है तो इसका होता है क्या, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस चालक तार में यहाँ पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और चालक तार में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस चालक तार को अब हम देते हैं क्या, सप्लाई देते हैं। तो चालक तार को हम यहाँ से देते हैं सप्लाई, मतलब विभव इसको हम देते हैं। तो ये हो गया इसका विभव देने का स्रोत। यहाँ पास हमने लगा दिया स्विच को, स्विच अभी हमारी क्या है, बंद है और यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और ना ही इसको सप्लाई प्रोवाइड हो रही है अभी। तो इस स्विच को हम करेंगे जब बंद, तो यहाँ से हमारी स्विच हो गई बंद, मतलब सर्किट क्या हो गया, यह एक क्लोज सर्किट हो गया। अब जब क्लोज सर्किट हो गया तो यह इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जाना चालू करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जाना चालू करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, यहाँ जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से करेंगे टक्कर, उस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल के आए सिरे से, ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, इससे टक्कर किए। तो टक्कर करने से पहले इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे तो उन इलेक्ट्रॉन की क्या हालत थी, वो अपनी किसी निश्चित दिशा में नहीं रहते थे। वो कैसे रहते थे, अनिश्चित दिशा में, रैंडमली वो अनिश्चित दिशा में रहते थे। कोई इधर घूमा हुआ रहता था, कोई उधर घूमा हुआ रहता था, मतलब कोई कहीं भी घूमा हुआ रहता था। तो इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती थी, इधर उधर वो फड़के मच के रहते हैं, जैसे कोई चीज़ फड़की मच के रहती है ना, उसी प्रकार से ये ऐसे रहते थे। जैसे ही इसको हम दिए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र देते ही इसमें क्या हो गया, इसकी जो दिशा होती है एक निश्चित दिशा हो गई। और दिशा निश्चित जब हो गई तो वह निश्चित दिशा कैसे हो गई कि जिधर साइड से हमारा आता है इलेक्ट्रॉन तो उसी दिशा में यह क्या हो गए, एक निश्चित हो गए। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। ये चीज़ मैंने कल भी बताया था कि ऐसे ऐसे क्या होते हैं, टकराते हैं। और जो ये टकरा कर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं तो इनके टक्कर का जो औसत वेग होता है, कोई मान लो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसको भाग देंगे, तो उसको हम बोलेंगे औसत, एवरेज इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उसको। तो
इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो टक्कर होता है, तो उसके टक्कर का जो औसत वेग होता है पूरे इलेक्ट्रॉन का, मान लो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम एक एक लेके थोड़ी घूमते फिरेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो वेग है तो इतना स्पीड चला, इसके इलेक्ट्रॉन का जो वेग है तो और स्पीड से चला, तो इसको हम पूरे को एक ओवरऑल औसत निकाल लेंगे और उन औसत जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होगा तो उसी को हम अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चालक तारे में जब हम विभवांतर को देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को देते हैं, विभवांतर को देते हैं, तो उसके कंडक्टर के चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल के जो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का टक्कर का जो औसत वेग होता है तो उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को हम vd से दर्शाएं, अनुगमन वेग को हम vd से दर्शाएं और इसी प्रकार से टक्कर मारते हुए ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा और यही प्रक्रिया इसकी चलती रहेगी। तो अनुगमन वेग का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उनका औसत मान, औसत वेग। अब यहाँ vd बराबर होता है, तो vd बराबर क्या होता है, यहाँ पास E माइनस यहाँ कैपिटल E बाय m, तो ये होता है हमारा यहाँ पास अनुगमन वेग का फार्मूला। तो ये क्या दर्शाता है, तो यहाँ पास जो हमारा vd है तो ये किसको दर्शाता है, अनुगमन वेग को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाता है। कैपिटल ई किसको दर्शाता है, तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। एम क्या दर्शाता है, तो एम दर्शाता है जो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को यह m दर्शाता है। एक फार्मूला आपको और देखने को मिलेगा, यह दूसरे बुक से मैं ढूंढ के लाया हुआ फार्मूला है। तो यह vd बराबर होता है, यहाँ पास ये बोलता है कि जो I होती है, vd बराबर I एरिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पास n इलेक्ट्रॉन और एरिया। तो ये फार्मूला, चलिए ये फार्मूला मिस्टेक कर देगा, क्योंकि ये दूसरे बुक का है, कोई श्योर नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें फार्मूले में जो आपका क्या दर्शाया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दर्शाया है। इसमें क्या किसी प्रकार का क्षेत्रफल को दर्शाया गया है, लंबाई को दर्शाई गई है, नहीं दर्शाया गया है। तो आपसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो वो पूछा जाता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आपका अनुगमन वेग है, तो वह लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उस पर डिपेंड करता है क्या, तो इस फार्मूले में कहीं नहीं दिख रहा, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये डिपेंड करेगा आपको यहाँ पास जो इसके अनुकूलपाती में देता है। तो खासकर आपको पूछेगा विद्युत क्षेत्र के अनुकूलपाती होता है क्या, तो बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के अनुकूलपाती होता है। तो यहाँ पास अनुकूलपाती किसके नहीं होता, तो अनुकूलपाती नहीं होता ये लंबाई के और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, इस दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पास इतना देखना था। अब जो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो इसमें एक शब्द आता है, एक सिंबल आता है, यहाँ पास हम लिखेंगे टाउ। तो एक सिंबल आता है क्या, टाउ। तो टाउ आपको कैसे बनाया जाता है, ऐसे। तो ये हो गया टाउ। तो जो टाउ होता है तो यह क्या दर्शाता है, तो अपोजिट दिशा में मैं बना दिया, इस टाउ को ऐसे दर्शाते हैं, ये टाउ टी जैसे दिख रहा, तो ये होता है टाउ। तो टाउ का क्या मतलब हुआ, टाउ। टाउ यह दर्शाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ पास इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो समय होगा तो उस समय को दर्शाता है। मतलब यह श्रांति काल को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, श्रांति काल को दर्शाता है। तो श्रांति काल मतलब समय होगा, और श्रांति मतलब शांति होता है, आराम होता है, यानी रिलैक्स होता है। तो ये दर्शाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो यह रिलैक्सेशन टाइम को दर्शाता है, यानी श्रांति काल को दर्शाता है ये टाउ। तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो समय होता है वो श्रांति काल होता है या रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये चीज़ हमको देखना था। अब हम दूसरा चीज़ यहाँ पास देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पास अप्लाई किए, विभवांतर देने पर ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पास फैल गया। तो विद्युत क्षेत्र जो फैल गया तो उस फैलने की जो वेग होता है, फैलने का जो वेग होता है, तो उस फैलने का वेग कितने स्पीड से फैलता होगा। क्या मैंने किसी चालक तार में, जैसे आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से सप्लाई दिए, आपके नन्नी का घर 20 किलोमीटर दूर है, मामा का घर 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आप फ़ोन लगा के पूछेंगे कि अरे मैं तो यहाँ से स्विच को चालू कर दिया। इमेजिन कीजिए कि स्विच को चालू कर दिया तो आपके घर में क्या लाइट आ गई, तो आप यहाँ स्विच को दबाएं और वहाँ जाके क्या हुई, पहुँच गई। तो विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से वहाँ तक पहुँची, प्रसारित हुआ, तो वो कितना स्पीड हुआ, कितना स्पीड हुआ कि हाँ मैं स्विच को दबाया, वहाँ पहुँच गई। तो इसका जो वेग होता है, प्रसारित होने का वेग होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी कोई लिमिटेशन भी तो हो सकती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कितनी होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र को प्रसारित होने का वेग, तो विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र को प्रसारित होने का क्षेत्र होता है जो, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पास हमने क्या किया, वही चीज़, एक चालक तार को हमने ले लिया, ये हो गया हमारा चालक तार। अब इस चालक तार में हमने क्या किया, इसको वही चीज़ की सप्लाई दिया। तो सप्लाई देते ही इसमें क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र पहुँच गया। विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, यहाँ चारों ओर इसके प्रसारित हो गए। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पास क्या किया, बैटरी में हमने, यह बैटरी है हमारी, और बैटरी के सिरों से हमने इसको जोड़ दिया। तो इस बैटरी में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम स्टोर करके रखे हैं। इस कंडक्टर यहाँ पास क्या है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी कंडक्टर ही है, मोटा कंडक्टर हम इसलिए बना दिए ताकि आपको समझ में आए कि इसके अंदर वाकई में इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए मैंने मोटा कंडक्टर बना दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन जो है, तो आप सोचिए कि यह जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के अंदर, तो जैसे ही हम स्विच को क्या किए, यहाँ पास दबा दिए, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र हमारा पहुँच गया।
तो विद्युत क्षेत्र जो पहुंचा, प्रसारित हुआ, तो वह प्रसारित होने का उसका जो वेग होता है तो प्रकाश के वेग के समतुल्य होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है तो आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। यही विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का भी वेग होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से स्विच को दबाया तो क्या बैटरी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए इस कंडक्टर से जो जा रहे हैं, तो इसको समझना है आपको कि वो बैटरी के इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बैटरी को जब हम EMF पढ़ाए थे, EMF बताए थे, तो हम बोले थे कि बैटरी के अंदर EMF क्या होते हैं, EMF का जो सोर्स होता है तो वो क्या होते हैं, बैटरी सेल जनरेटर वगैरह होते हैं EMF के सोर्स। तो EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स यानी बल। बल क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम जब लगाते हैं, धक्का देते हैं तो वो बल लगता है। जैसे हमारा मार्कर रखा है, अब मार्कर में हम बल लगाएंगे तो वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो बल लगाएंगे मतलब आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस बैटरी के अंदर बल भी है, मतलब बल लगाने वाला भी कुछ इसके अंदर गुण है। तो इलेक्ट्रॉन में जो बल लगाने वाला गुण है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए बल लगाएगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो बैटरी का इलेक्ट्रॉन वो पहुँच के सीधे ही इस कंडक्टर के पास यहाँ नहीं आएगा। आएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इसके करीब में इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। ये तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल चुका होगा तब इस इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ आएगा। जैसे आप किसी प्रसाद वितरण में या फिर कहीं लाइन लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो पहले जो आगे होता है वो पाता है, उसको मिल जाता है, उसका लाइन ख़त्म हो जाता है, जब मेरा नंबर आता है तब वहाँ पास हम जाते हैं, तब हमको मिलता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने होली के दिनों में पिचकारी तो खूब ही यूज किए होंगे, बला में पिचकारी ये तूने जो मुझे मारी, दीवाने की ये राधी, कैसे गाते हैं, राधे की दीवानी। तो इस प्रकार से हो गई हमारी पिचकारी। और पिचकारी में हमने क्या किया है, यहाँ पास रंग भरा है, यानी जल भरा है, कलर भरा है मैंने, ठीक है। तो शुरू में मैंने कौन सा कलर भर दिया, शुरू में हमने यहाँ पास लाल कलर भर दिया, लाल कलर भर दिया। तो आप बताएं कि जब यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, तो यह लाल कलर वाला पहले निकलेगा या फिर आपका ये काला कलर वाला। तो यहाँ काला कलर या नीला कलर आप रख दें और यहाँ लाल कलर, तो पहले ये लाल कलर वाला भी आएगा, लाल कलर वाला आएगा और क्या होगा, यहाँ नीचे गिरेगा, मतलब जो आगे है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आगे है तो वही इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से टकराएगा। बैटरी का इलेक्ट्रॉन धक्का जरूर देगा, फोर्स जरूर देगा, परंतु बैटरी का ही इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यहाँ से चल भाग, आगे भाग, ऐसे ऐसे भागेगा, तब ये जाके उसको धक्का देगा, इसे धक्का देगा। जैसे हम लोग प्रार्थना के टाइम में स्कूल में लाइन लगाते थे, पीछे वाला कोई धक्का देता था तो आगे तक वो धक्का जाता था। तो यहाँ से ये धक्का देगा पीछे से तो वो आगे तक जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराएगा। तो ये टकरा के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर देगा और इसी प्रकार से हमारी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, इसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रसारित होने का वेग होता है तो वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको यह याद रखना है। अब इसमें देखेंगे कि हम प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध नाम जो शब्द होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपका थ्योरी में, ये तो बहुत ही मेन एक टर्म होता है। तो लगभग आप सभी को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो फिर भी इसको हम एक बार बताते हैं आपको। तो प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिरोध क्या होता है, तो ये प्रतिरोध कोई चालक तार हो गया। तो चालक तार में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक तार में प्रवाहित होते हैं। चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ये चालक तार हो गया और इस चालक तार में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए जो अवरोध उत्पन्न होगा वही प्रतिरोध होगा। ये सिंपल से डिफिनीशन आपको सभी को पता होगा।
तो यहाँ पास जो प्रतिरोध होगा तो वो क्या करता है, वो चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा या धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पास प्रतिरोध क्या करेगा, उस चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध उत्पन्न करेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक पाइप है, पाइप से हम क्या करते हैं, पानी को बहाते हैं। ये पानी हमारा इस पाइप से क्या हो रहा है, बहुत सारा बह रहा है, ठीक है, ये पानी बह रहा है। अब इस पाइप को हम क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। इसका साइज़ जो है तो हम पतला कर देते हैं। तो ये साइज़ जो इसका हम पतला कर दिए तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पास पतला हो गया, तो इस पानी को बहने के लिए अवरोध उत्पन्न हो गया। या फिर आप गाड़ी, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो ब्रेकर जो होता है तो आपके स्पीड को डाउन कर देता है, तो वहाँ पास स्पीड में आप क्या उत्पन्न करा लेते हैं, अवरोध उत्पन्न करा लेते हैं, जिससे वह स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड को कम कर देगा या फिर आपके धारा को रोकने का प्रयास करेगा। तो ये होता है प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है तो इसकी जो रेखीय परिपथ होता है, या फिर इसको आप डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिंबल से दर्शाते हैं। तो ये प्रतिरोध होता है। इसको प्रतिरोध को R से दर्शाएंगे आप, या फिर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्मॉल r से भी इसको दर्शाते हैं। तो कैपिटल R या फिर स्मॉल r से इसको दर्शाया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो चाहे छोटा एग्जाम हो और चाहे बड़ा एग्जाम हो, अभी तक मैंने देखा कि इसको 50 या 20 बार से तो ज़्यादा पूछा ही गया होगा। तो इसकी यूनिट जो होती है तो ओम होती है, ये सभी आपको पता भी होगा। तो इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, जो इसके सिंबल को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है हमको। तो इसके यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब हमको देखना है कि आखिर प्रतिरोध को तो मैं समझ लिया कि ये विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन इसके अलावा उस विद्युत परिपथ में इसका और क्या काम होता है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो प्रतिरोध होता है जिसको हम R से दर्शाते हैं, तो जब हम धारा को निकालते हैं, धारा की गणना करते हैं, तो वहाँ पास हम लिखते हैं वोल्टेज बटे R। तो यदि R का मान हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उस परिपथ में धारा का मान घटेगा। तो यह धारा को नियंत्रित करती है या धारा के मान को घटाती है, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यह धारा के मान को क्या करती है, नियंत्रित करती है। दूसरा चीज़ इसका क्या कार्य होता है, तो दूसरा कार्य इसका ये होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी परिपथ में, ये परिपथ हो गया, इसमें जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखते हैं V बराबर IR। तो V बराबर IR, भी मतलब यहाँ वोल्टेज है, तो यहाँ भी हम प्रतिरोध को देख रहे हैं, तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब यह वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, वोल्टेज को नष्ट करेगा। नष्ट करना उतना उचित नहीं है यहाँ पास बोलना, वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, ये बोलना ज़्यादा उचित है। तो यहाँ वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो यह वोल्टेज को ड्रॉप करता है। इसका तीसरा जो फंक्शन होता है, तीसरा जो कार्य होता है वो होता है कि जो पावर होती है, तो पावर को यह नष्ट करती है। पावर को क्या करती है, नष्ट करती है, यानी लॉस करती है, हानि पहुंचाती है। तो यह पावर को हानि पहुंचाती है, पावर की हानि पहुंचाती है। तो I²R इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पास जो I²R होता है ये ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो वहाँ पास जिस परिपथ में हम कुछ काम के लिए देते हैं पावर को, तो उस पावर को यह क्या करेगी, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर देगी, जिससे इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर का लॉस हो जाएगा। तो यह जो प्रतिरोध होता है वो पावर को हानि करता है, पावर को हानि पहुंचाता है या पावर का लॉस करता है। तो यहाँ पास लिखेंगे पावर लॉस। तो ये तीन फंक्शन इसके मेन होते हैं प्रतिरोध के। अब देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। ये तो किसी कारकों पर डिपेंड करेगा, जैसे इसको हम किसी चालक तार में हम क्या करेंगे, ये हर चालक तार में कोई आपका चालक तार है, उस चालक तार में प्रतिरोध की मात्रा कुछ ना कुछ होती ही है। तो यहाँ यदि शुद्ध कंडक्टर, शुद्ध चालक तार बोलें तो उसमें मानने के लिए मानते हैं कि उसमें प्रतिरोध का मान 0 होता है, 0 होता है, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है।
फिर भी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा शोध किया गया कि कोई चालक तार जो होता है तो उसको यदि -4 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखा जाए और उसमें से धारा प्रवाहित किया जाए, कोई भी चालक तार नहीं, मतलब जो अच्छा कंडक्टर होता है जैसे चांदी वगैरह ले लें, तो उसको यदि हम -4 डिग्री सेल्सियस पर रख दें, यहाँ पास 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पास 25 जो होगा तो हमारे रूम का टेम्परेचर है, और उससे हम कमाएँ तो यहाँ पास बर्फ़ वगैरह जम जाते हैं, 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पास होगा आपका -4। तो इस टेम्परेचर पर यदि हम किसी चालक तार को रखते हैं, और ऐसा शोध किया गया कि ऐसा रखते हैं और उसमें से धारा प्रवाहित कराते हैं, तो वहाँ पास जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब एक प्रकार से उसको आदर्श चालक माना गया, मतलब वहाँ पास प्रतिरोध का जो मान है वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा शोध किया गया, वाकई में ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली में, तो फिर भी आपके जानकारी के लिए इतना बता दिए। तो यहाँ पास जो हम बोल रहे थे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो कोई चालक तार होगा तो चालक तार को हम लेते हैं, ये हो गया हमारा चालक तार। तो इस चालक तार में हम देखेंगे कि उस चालक तार की क्या होगी, यहाँ पास मोटाई होगी। कोई भी चालक तार हो गया तो उसकी लंबाई होगी, तो यहाँ पास उसकी लंबाई को l हम ले लिए, और इस चालक तार की जो मोटाई है तो उसको हम a से ले लिए। इस चालक तार का एरिया है, a मतलब एरिया है, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो प्रतिरोध होता है तो यह है, यदि लंबाई बढ़ेगी, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो यहाँ पास उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि किसी चालक तार का एरिया जो है तो वह क्या होती है, घटती है, एरिया क्या होती है, घटती है, तब भी वह प्रतिरोध बढ़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का जो एरिया होता है वो बढ़ता है तो प्रतिरोध यहाँ पास घटता है। तो इसको आप ऐसे समझें जैसे हम अभी बताएं कि एक पाइप को लेते हैं और उस पाइप में हम क्या करते हैं, पाइप को लेते हैं और उस पाइप में हम पानी को बहाते हैं। इस पाइप का एक क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो इस पाइप से हम पानी बहाएंगे तो ज़्यादा पानी बहेगा कि हम इस पाइप से पानी को बहाएंगे तो ज़्यादा पानी बहेगा, तो आप बोलेंगे इसमें से ज़्यादा पानी बहेगा। तो बात वही हो जाती है इसका, जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिरोध का जो क्षेत्रफल है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोध घटता है। ये थोड़ा फर्स्ट बार पढ़ने से भ्रम होता है, लेकिन इसको आप समझेंगे कि प्रतिरोध बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और क्षेत्रफल घटाने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ मैंने इसका क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो प्रतिरोध यहाँ पास घट गया। प्रतिरोध घट गया मतलब पानी को वहाँ ज़्यादा प्रवाहित करेगा। पानी को ज़्यादा प्रवाहित करने से तात्पर्य है कि करंट को ज़्यादा प्रवाहित करेगा। यहाँ पास चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो घट गया तो यहाँ पास पानी को कम प्रवाहित करेगा, अर्थात करंट को कम प्रवाहित करेगा। तो इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे। यहाँ पास यदि हम कौन सा चालक तार लेते हैं, चालक तार किस मटेरियल का बना है वो भी डिपेंड करता है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो जो भी चालक तार होगा तो उसको भी हमको दर्शाना पड़ेगा भाई कि कैसा चालक तार है। तो उसको हम दर्शाने के लिए यहाँ एक नियतांक ले लेते हैं जो होता है, इसको हम बोलते हैं रो। तो यह रो होता है जो एक नियतांक होता है और ये चालक तार की मटेरियल को दर्शाता है। तो चालक तार का जो मटेरियल होगा उसका जो नियतांक होगा वो रो, इसका प्रतिरोध का जो नियतांक है वो रो है, और वो किसको दर्शाता है, उस चालक तार के मटेरियल को, पदार्थ को दर्शाता है कि किस चीज़ से बना है। यह नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो ये सीधे आपको यहाँ पास लिख दें कि जो प्रतिरोध होता है अनुकरणपाती होता है वो किसके, लंबाई के। यहाँ पास जो प्रतिरोध होता है वह व्युत्क्रमणपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। और ये जो पदार्थ होता है तो पदार्थ के आपको ऑप्शन में कभी कभी देता है कि ये क्या इसके अनुकरणपाती होता है, तो यह कोई वैल्यू नहीं है, यह एक नियतांक है। तो
ये ऑप्शन ही गलत रहेगा। यहाँ पास इसकी कोई यहाँ पास डिमांड नहीं रहेगी, ये वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यह एक मटेरियल है, यह एक नियतांक है। तो इस तरह ऑप्शन में देता है तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छूना है, समझना है कि यह एक नियतांक है। इसके अलावा जो बुक में नहीं देता फिर भी आपको बताएं कि यदि जो टेम्परेचर होता है, हाँ बुक में दिया है ऐसा नहीं है, जो टेम्परेचर होता है इस फार्मूले में नहीं दिया है, लेकिन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि जो उसका प्रतिरोध होगा। तो टेम्परेचर यदि चालकतार है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका चालकतार का प्रतिरोध बढ़ता है। इसके अलावा उस फार्मूले में नहीं आता, एक होता है दबाव, प्रेशर होता है। मान लीजिए कोई चालक तार है आपका, ये चालक तार है, आप इस चालक तार को किसी प्रकार से बाहर से बल लगाकर इसको दबाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसके दबाने से, प्रेशर देने से भी इसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो यह आपको मतलब सामान्य जानकारी रखना है, ये बुक में नहीं दिया है और आता भी नहीं, मतलब इसको ऐसा बुक में कहीं पढ़े हैं ऐसा दिया गया था, लेकिन इस चीज़ को आप सामान्य में रखे रहेंगे जानकारी में। अब ये हम देखें कि क्षेत्रफल इसका बढ़ाने से इसका प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल से ही संबंधित थोड़ा और हम यहाँ पास टर्म को देख लेते हैं, मात्र एक ही यहाँ पास अब टर्म को देखेंगे, इसके बाद फिर आज का सेशन ख़त्म होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि जो क्षेत्रफल होता है तो चालक तार में यदि हम परिवर्तित करते हैं, तो चालक तार में यदि हम किसी प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ये कोई हमारा चालक तार है, इस चालक तार को हम यदि खींचकर या फिर गर्म करके किसी प्रकार से इसको हम बढ़ाते हैं लंबाई को, घटाते हैं लंबाई को, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं कि जो हमारा मार्कर है तो यह एक चालक तार है। इस चालक तार का क्या है, एक सर्कल है, एक गोलाकार का है, वृत्ताकार का है। तो इस चालक तार का जो वृत्ताकार का है तो इसका ये क्या है, एक क्षेत्रफल है। तो चालक का जो क्षेत्रफल होता है, तो यदि कोई वृत्ताकार वस्तु हो गई या फिर चालक तार हो गया, तो वृत्ताकार वस्तु का या चालक तार का जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ क्षेत्रफल तो किसका, वृत्ताकार, यहाँ पास लिखेंगे वृत्ताकार चालक तार का क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार चालक तार का क्षेत्रफल जो होता है तो उसमें हम लिखते हैं क्षेत्रफल को एरिया, क्षेत्र लिखें यहाँ पास, क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल को एरिया मतलब ए से दर्शाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो यहाँ पास आर है तो वो होती है आपकी रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यदि ये चालक तार हो गया, इस चालक तार की जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को हम आधा कर दें, दोगुना कर दें, इस त्रिज्या को हम आधा कर दें, दोगुना कर दें, तो उस चालक तार के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ पूछा जाता है। बिल्कुल वेरी सिंपल है, इसको आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा एरिया हो गया, और वहाँ पास हम ले लेते हैं कि यह स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया चालक तार का क्षेत्रफल हो गया। यदि इस चालक तार के त्रिज्या को हम क्या कर दें, आधी कर दें, तो इसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह पूछा जाएगा। तो ये कांस्टेंट होता है, जो पाई होता है ये कांस्टेंट होता है, तो इसके हम त्रिज्या में परिवर्तित करेंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, और 1/2 करने के बाद हम इसके स्क्वायर को यहाँ पास लगा देंगे। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधा कर देंगे। तो इसको जब आधा करेंगे तो यहाँ आर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम सीधा सा लिखें तो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4। तो सिंपल सा ये हमको निकल के आया कि जो इसका एरिया है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कब की स्थिति में, जब उसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तब। तो उसकी त्रिज्या को, यदि वृत्ताकार कोई चालक तार है, वृत्ताकार चालक तार के क्षेत्रफल की त्रिज्या को यदि हम आधा कर दें तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो उसका 1/4 होगा। इसी प्रकार से इसके त्रिज्या को हम आधा ना करके दुगुना कर दें तो फिर क्या होगा, तो दुगुना करने पर हमारा ये हो जाएगा कि हाँ पाई कांस्टेंट रहेगा। इस आर को हम क्या कर दिए, इस आर को हम दुगुना कर दिए, तो यहाँ 2r लिखेंगे और उसके स्क्वायर चढ़ा देंगे।
तो यहाँ ये पाई हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगी त्रिज्या। तो ये कितना हो गया, सीधा हमको दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो गया। तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। बस यहीं पास आपको ये समझना था कि ये त्रिज्या को आधा करते हैं तो वो 1/4 हो जाता है, यदि त्रिज्या को हम दुगुना करते हैं तो वह 4 गुना हो जाती है। तो सिंपल सा निष्कर्ष निकल के इतना आया। तो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी तक आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ और नए कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। सो थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।